तो चलिए आज बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ये नाम सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये गहरी सोच को समझने का एक बहुत ही शानदार नक्शा है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं, और इस सवाल बहुत ज़रूरी है। हम सिखाते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए ताकि बातें याद रह जाएं, या इसलिए ताकि सच में सोचने की काबिलियत पैदा हो? देखिए, यही वो बड़ी उलझन थी जिसे सुलझाने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिज़ाइन किया गया। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले हिस्से पर, रटने से आगे बढ़ना। समझते हैं कि आखिर क्यों ऐसा लगा कि पढ़ाई लिखाई के जो लक्ष्य हैं उन्हें एक ढांचे में, एक स्ट्रक्चर में डालने की ज़रूरत है। तो सवाल उठता है कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है। 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने एक सिस्टम बनाया। इसका काम था पढ़ाई के मकसद को अलग अलग लेवल में बांटना, मतलब आसान से शुरू करके धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्लूम का वो ओरिजिनल आइडिया, वो पहली सीढ़ी जो इस मुश्किल का हल निकालने के लिए बनाई गई थी। ये देखिए, ये है वो मशहूर पिरामिड जो 1956 में आया था। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए, मतलब एक पायदान चढ़ने के बाद ही दूसरे पर पहुंचा जा सकता है। ये दिखाता है कि सीखना एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ये थे वो शुरुआती 6 लेवल: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग। एक बात पर गौर कीजिए, ये सारे शब्द संज्ञा हैं, नाउन्स हैं। ये किसी काम को नहीं, बल्कि एक स्थिति को दिखाते हैं। मतलब ये जानने की अवस्थाएं हैं, कोई एक्शन नहीं। लेकिन देखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और वक्त के साथ साथ पढ़ाई लिखाई की ज़रूरतें भी बदल गईं। तो जाहिर है इस टैक्सोनॉमी को भी 21वीं सदी के लिए एक नया रूप देना ज़रूरी हो गया था। और ये काम किया लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रैथवोल ने। मज़े की बात यह है कि एंडरसन ब्लूम के ही स्टूडेंट थे और क्रैथवोल उनके पुराने साथी। तो मतलब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सही हाथों में थी। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ 1956 का पुराना पिरामिड है और दूसरी तरफ 2001 का नया वाला। दो बड़े बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। पहला, सारे नाम जो पहले नाउन्स थे अब वर्ब्स यानी क्रिया बन गए हैं, और दूसरा, सबसे ऊपर के जो 2 लेवल थे उन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली है। तो कुल मिलाकर 3 बड़े बदलाव हुए। नाउन्स की जगह एक्टिव वर्ब्स आ गए, जिससे सीखने की प्रक्रिया ज्यादा एक्टिव लगे। दूसरा, सबसे ऊपर के 2 लेवल की अदला बदली हुई। और तीसरा, एक बिल्कुल नया डायमेंशन, नॉलेज डायमेंशन जोड़ा गया। और ये जो सबसे ऊपर क्रिएटिंग यानी रचना करना को जगह मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि आज की शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद क्या है। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना, कुछ ओरिजिनल तैयार करना। इसे सीखने का सबसे ऊंचा दर्जा माना गया है। अब बात करते हैं उस नई डायमेंशन की, जिसे नॉलेज डायमेंशन कहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट था जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये भी बताता है कि हम किस तरह की जानकारी पर काम कर रहे हैं। तो इसमें 4 तरह का ज्ञान होता है। पहला, फैक्चुअल नॉलेज यानी सीधे सीधे तथ्य, जैसे पानी का फॉर्मूला H2O है। दूसरा, कंसेप्चुअल नॉलेज, मतलब किसी बड़े आइडिया को समझना, जैसे लोकतंत्र क्या है। तीसरा है प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कोई काम करने का तरीका, जैसे साइकिल कैसे चलाते हैं। और चौथा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। इसका मतलब है अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना, ये जानना कि हम सीखते कैसे हैं। ये चारों मिलकर टीचर्स के लिए प्लानिंग को बहुत आसान और गहरा बना देते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों डायमेंशन एक साथ कैसे काम करते हैं। ये ग्रिड इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, एक तरफ है सोचने के लेवल, याद करना, समझना वगैरह, और दूसरी तरफ है ज्ञान के प्रकार, तथ्यात्मक, वैचारिक। एक टीचर इन दोनों को मिलाकर बहुत सटीक लर्निंग गोल सेट कर सकता है। चलिए अब थियोरी से हटकर देखते हैं कि ये सब क्लासरूम में असल में कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि शिक्षकों के लिए ये एक बेहद पावरफुल टूल है। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। हर लेवल के साथ कुछ एक्शन वर्ब्स जुड़े हैं। इससे टीचर्स ऐसे गोल बना सकते हैं जिन्हें नापा जा सके। जैसे रिमेंबर लेवल पर स्टूडेंट न्यूटन के नियम को बस सुनाएगा, लेकिन क्रिएट लेवल पर पहुंचकर वो उन्हीं नियमों पर एक नया सवाल डिजाइन करेगा। फर्क साफ नजर आता है ना? पर रुकिए,
क्या ये मॉडल परफेक्ट है? क्या इसमें कोई कमी नहीं है? बिल्कुल है। आज के एजुकेशन एक्सपर्ट्स इस पर कुछ बहुत ज़रूरी सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये पिरामिड सीखने को एक सीधी सपाट सड़क की तरह दिखाता है कि पहले ये सीखो फिर वो। लेकिन असल में सीखना ऐसा नहीं होता। सीखना तो एक उलझे हुए रास्ते जैसा है, जहां हम कई बार एक साथ अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी आगे जाते हैं तो कभी पीछे भी आते हैं। तो एक तरफ है पिरामिड का नजरिया, जो कहता है कि सीखना एक सख्त सीढ़ी है, नीचे के पायदानों पर मास्टरी किए बिना ऊपर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ है आज का नजरिया, जो कहता है कि ये सारे स्किल्स आपस में गुंधे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ नया बनाते हैं ताकि हमें कोई चीज बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। ये कोई कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है, एक टूल है। इसकी असली खूबसूरती इसी में है कि ये टीचर्स को सोचने पर मजबूर करती है कि वो स्टूडेंट्स को रट्टा मारने से आगे कैसे ले जाएं, गहरी और क्रिटिकल सोच की तरफ कैसे बढ़ाएं। तो आखिर में बस ये एक सवाल, अगर ये टैक्सोनॉमी एक नक्शा है, तो असल सवाल ये उठता है कि एक टीचर अपने सीखने वालों को इस नक्शे पर कहाँ ले जाना चाहेगा? सफर का अगला पड़ाव क्या होगा?